गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते सेशन में देखते हैं आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या क्या है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स यानी BGI 2024 में मुकेश अंबानी ने दूसरी रैंक हासिल की। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यह रैंक सेकंड है वैश्विक स्तर पर, लेकिन अगर बात की जाए भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो रैंक क्या हो जाएगा, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स यानी BGI। ओके, चलिए इसमें मुकेश अंबानी ने दूसरी रैंक हासिल की है। ग्लोबल अगर देखा जाए, ग्लोबली अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पर ग्लोबली सेकंड रैंक है। तो फर्स्ट रैंक किसकी है? ठीक है, जिसमें स्कोर, ये रैंक सेकंड है, रैंक सेकंड है बट स्कोर कितनी है? 80.3 इस स्कोर के साथ। ओके, स्कोर कितनी है? 80.3 स्कोर। नाउ फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पे अगर देखा जाए, फर्स्ट पे कौन है? चाइना बेस्ड टेंसेंट। ओके, चाइना बेस्ट टेंसेंट के कौन है? तंग मा, ये फर्स्ट पोजीशन पर है। ओके, नाउ अब बात आती है, चूंकि दूसरी रैंक है ग्लोबली, अगर इंडिया के संदर्भ में देखा जाए, भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो भारतीयों में शीर्ष स्थान है। ठीक है, भारतीयों में मुकेश अंबानी की क्या है? टॉप पोजीशन है, टॉप पर है, टॉप पर है भारतीयों में। नाउ इसके अलावा अन्य भारतीय कौन कौन है जिसमें इसके तहत जो है रैंकिंग प्रदान की गई है, यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप देखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो यह महत्वपूर्ण है। कौन कौन से नाम आ जाएंगे? तो एक आप नाम लिखें, एन चंद्रशेखरन, शेखरन, कौन है ये? तो ये हो गए आपके टाटा सन्स के चेयरमैन है, टाटा सन्स के चेयरमैन, जिन्हें रैंक कितनी दी गई है? 5th दी गई है। इसके अलावा अनीश शाह, अनीश शाह, इनकी रैंक कितनी है? इनकी यह है महिंद्रा एंड महिंद्रा संबंध, चेयरमैन है महिंद्रा एंड महिंद्रा के। रैंक इनकी कितनी है? 6th है, 6th है इनकी रैंक। इसके अलावा अन्य भारतीय हैं सलील पारेख, जिनका संबंध किससे है? इंफोसिस से है, इंफोसिस। इनकी रैंकिंग कितनी है? 16th। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गया रिगार्डिंग दिस ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया है। चलिए किसको किया गया है? डॉक्टर बीना मोदी। ये है कौन? ये इंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन है, इंटरप्राइजेस की क्या है? यह चेयरपर्सन है। ठीक है, चेयरपर्सन है इंटरप्राइजेस की। ओके, नाउ अब बात आती है, चूंकि आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर किसके द्वारा दिया गया है? यह राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया है। यह इस सम्मान से सम्मानित कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एक सम्मेलन किया गया था भारत अमेरिका, क्या था? इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और इसी सम्मेलन के तहत इनको इसी सम्मेलन के तहत क्या किया गया? यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया इसी सम्मेलन के तहत, इस सम्मेलन के तहत। इसकी विषय क्या रखी गई, या इसका विषय क्या रहा? इसका विषय था अमृतकाल आत्मनिर्भर अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना। इन संबंधों को क्या करना है? मजबूत करना। ठीक है, ये हो गई इसकी थीम। तो ये हो गया रिगार्डिंग इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक पद से इस्तीफा दे दिया। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देगा? तो राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। बस इतना ध्यान रखना। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास इस मेले का उद्घाटन किया। उल्लास, आप लोगों को एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इस इमेज में भी उल्लास यहाँ पर एक मेंशन है। ठीक है, उल्लास मेला, जिसका क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ओके, इस कुछ वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? आयोजन किसके द्वारा है? तो शिक्षा मंत्रालय के क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा। ठीक है, साक्षरता विभाग, इस विभाग के द्वारा क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया। अब इस उल्लास की अगर बात की जाए, उल्लास को लेकर के कार्यक्रम कौन सा था? उल्लास। इस कार्यक्रम का हम लोगों ने इमेज में भी देखा कि यहाँ पर क्या है? उल्लास मेला नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत है। किसके तहत है यह? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, साक्षरता कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम के तहत अगर देखा जाए तो इसमें विभिन्न राष्ट्रीय और जो आपके राज्य स्तरीय जितने भी प्रदेश वगैरह है, इन सभी राज्य स्तरीय गतिविधियों की जो है प्रदर्शनी इसके तहत जो है वह की गई। ओके, की गई, यानी 6 और 7 फरवरी को इसका आयोजन जो किया जा रहा है, 2 दिवसीय है, तो 6 और 7 फरवरी को किया जा रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी डेट भी मेंशन है, तो डेट याद रखने की आपको कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब बात आती है कि आखिर ये नव भारत साक्षर कार्यक्रम किसके द्वारा? तो ये भारत सरकार की है। किसकी है? भारत सरकार की, जिसे कब से कब तक लागू किया गया? 2022 से लेकर 27 तक इसे क्या किया गया है? लागू किया गया। 2022 से लेकर के 27 तक की अवधि के लिए इसे लागू किया गया। अब बात आती है, चूंकि इसको लागू किया गया है तो यह ध्यान यहाँ पे रखना है कि यह क्या है? यह करीब करीब आप देखेंगे तो 2030 तक, ठीक है, इसका जो लागू किया गया उसका उद्देश्य क्या रखा गया कि 2030 तक 100% लिटरेसी जो रेट है आपकी 100% क्या करना है? साक्षरता प्राप्त करना। और ये किसके द्वारा? केंद्र प्रायोजित योजना है। ये क्या है? एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये केंद्र प्रायोजित योजना। ओके, तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये हो गई इसे लेकर के। इसके अलावा अगर बात की जाए कि उल्लास का फुल फॉर्म क्या है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि उल्लास का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखिएगा, उल्लास का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग। ओके, लाइफ लॉन्ग, आउटस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। यह है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, जिसे कितने से कितने वर्ष के लिए? यह 15 ईयर्स और या इससे एबव, 15 ईयर्स और इससे अधिक कि जितने भी आपके गैर शिक्षित है, इन सभी से जितने भी आप देखेंगे गैर साक्षरों को क्या करना है? शिक्षित करने के लिए, गैर साक्षरों को शिक्षित, ठीक है, शिक्षित करने के लिए इसे लागू किया जा रहा है। अगर अब बात की जाए, गैर साक्षरों का मतलब हो गया कि जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, है ना? गैर साक्षर का मतलब किसके लिए है? जो स्कूल नहीं जा सकते। ठीक है, जो स्कूल नहीं जा सकते, या औपचारिक, या आप हम ये भी बोल सकते हैं कि औपचारिक जो शिक्षा है वो उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यह योजना जो है लाई गई है। प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या है? यह क्या लाया गया है? सॉरी, ये यहाँ पे मेंशन हो गया बाय मिस्टेक, इसको आप लोग एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। उल्लास कार्यक्रम के तहत है। ठीक है, अब ऑलरेडी से लिखा जा चुका है। नाउ
अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है, किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार की द्वारा कौन सी है? मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना। तो अब बात आती है कि वयोश्री योजना क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये योजना किसके लिए है। तो ये योजना है सीनियर सिटीजन्स, यानी आप इसको कह सकते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ठीक है। किसके लिए है यह? तो यह है आपके वरिष्ठ नागरिकों के लिए। यानी सीनियर सिटीजनशिप। तो किस प्रकार के नागरिक इसमें शामिल होंगे? किस प्रकार के नागरिक इसमें शामिल होंगे? वरिष्ठ नागरिक में कौन से आएंगे? नौकले किस प्रकार की? किस प्रकार के? जो शारीरिक रूप से या मानसिक, शारीरिक या मानसिक किससे जुड़े हुए हैं? विकलांगता से, ठीक है। शारीरिक या मानसिक विकलांगता से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए क्या लाया गया है? तो यह है आपका मुख्यमंत्री वयोश्री योजना। और इन्हें कितनी दी जाएगी? पर मंथ 3000 रुपीज जो है यह दिया जाएगा। इतना का भुगतान किया जाएगा, भुगतान जो है यह किया जाएगा, ठीक है। इसके तहत बजट कितना रखा गया है? इसके तहत बजट है 480 करोड़ रुपए की। कितना है बजट? 480 करोड़ रुपए इसके तहत जो है यह बजट रखा गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है। 15 लाख जो वरिष्ठ नागरिक हैं इसे लाभ होने की संभावना होगी। करीब करीब इतने लाख नागरिकों को लाभ होने की संभावना होगी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा है ना, महाराष्ट्र में अभी बाघों की संख्या को लेकर के जो बात की गई थी कि सबसे जो बाघों की जो डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, किस राज्य में हुई है? तो सबसे अधिक, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में ध्यान रखना है इसको, कि सबसे अधिक बाघों की मृत्यु कहाँ पे हुई है? महाराष्ट्र में। सबसे अधिक बाघों की मृत्यु कहाँ की गई है? महाराष्ट्र। कितनी हुई है? अप्रॉक्स 52। इसके अलावा ये तो फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे कौन है? एमपी है, जहां पर कितनी डेथ हुई है बाघों की? 45। थर्ड में कौन है? आपका उत्तराखंड, जहां कितनी डेथ हुई है? 26। बात अगर आती है यूपी में कितने बाघों की डेथ हुई है, तो यूपी में हो जाएगी 7, और बिहार में अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 3। अगर बिहार याद रखे हैं तो हालांकि छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में कितना है। तो छत्तीसगढ़ में है आपके कितने हैं? 3 बाघ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी। इसके अलावा यूपी का ध्यान रखेंगे, खैर कर्नाटका वगैरह कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, ये 3 स्टेट का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखना है कि एक लेक बेटी योजना चलाई थी, ठीक है। लेक बेटी योजना महाराष्ट्र सरकार की है, लेक बेटी योजना। ये इस योजना के तहत, यानी प्यारी बेटी योजना, इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2023 के बाद बच्चियों के जन्म पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, बेटी के जन्म होने पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा 1 लाख रुपए का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है, जो विभिन्न इंस्टॉलमेंट्स में या विभिन्न किस्तों में दिया जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। परीक्षा में कदाचार पर लगाम लगाने के लिए केंद्र ने लोकसभा में एक नया बिल पेश किया है। अभी इस पे चर्चा होनी है, लगातार इस पे चर्चा में न्यूज में छाया रहेगा। बस बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि इसके तहत क्या क्या प्रावधान जो है वर्तमान में अभी किए गए हैं। तो इसके तहत है 10 साल की सजा, 10 साल की सजा, एक तो ये प्रावधान है। दूसरा क्या है? दूसरा है 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, ठीक है, ये लगाया जाएगा। और इसके अंदर जो अन्य स्पेशलाइजेशन क्या दिया गया है, उसका उद्देश्य क्या रखा गया है? ओके, सॉरी 10 करोड़ मैंने लिख दिया, यहाँ पे 1 करोड़ होगा, ये 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए। ओके, 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? पारदर्शिता लाना, है ना, परीक्षाओं में क्या करना है? पारदर्शिता लाना है।
इसके तहत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है, यानी स्टूडेंट्स के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई मतलब स्टूडेंट्स को इसमें कह सकते हैं छात्रों को निशाना नहीं बनाया गया। स्टूडेंट्स इससे बिल्कुल फ्री रहेंगे, स्टूडेंट्स का कोई भूमिका यहाँ पर नहीं होगी। भूमिका किसकी होगी? तो ध्यान रखिएगा कि जो संगठित गिरोह होते हैं, है ना, जो पूरा ग्रुप होता है जो ये सब चीजें करवाता है, संगठित गिरोह हो गया, या आप लिख सकते हैं माफिया तत्व हो गए, है ना, माफिया तत्व। और इन सबों से भी सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कदाचार में लिप्त, ठीक है, कदाचार में लिप्त व्यक्ति हो गया। और वेरी इंपॉर्टेंट इन सबों से क्या हो जाएगा? जो सरकारी अधिकारी होंगे, सरकारी अधिकारी। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ भी यहाँ पर क्या किया जाएगा? कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, इनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई और स्टूडेंट को इससे वंचित रखा गया है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। पीएम मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह, ठीक है, 2024 का उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा ये भारत की सबसे बड़ी जो है ऊर्जा प्रोग्राम है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा प्रोग्राम है, इसको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है इसके तहत। सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इसको इस पूरे परियोजना को भारत की सबसे बड़ी तो ये है ही ऊर्जा प्रदर्शनी। वर्तमान समय में इस एक लाइन को लिख ले, भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा प्रदर्शनी, जिसका आयोजन किसके किसके द्वारा किया गया है? जिसका आयोजन किया गया है सऊदी अरब, सऊदी अरब की कौन सी है? अरामको, अरामको, ठीक है, ये अरामको क्या है? सऊदी अरब की। ये इसका क्या है? प्रायोजक है। इस पूरे प्रोग्राम का क्या क्या है? यह प्रायोजक है। इस पूरे प्रोग्राम का क्या है? यह प्रायोजक है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, पूरे प्रोग्राम का प्रायोजक है। इसके अलावा सऊदी अरामको है क्या? तो यह एक सऊदी अरब की क्या है? सऊदी अरब की राष्ट्रीय तेल कंपनी है, राष्ट्रीय तेल कंपनी है, ठीक है। ये हो गई सऊदी अरब की। और भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से कौन इसमें शामिल है इसके आयोजन में? तो ये हो जाएगा भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ, ठीक है, उद्योग महासंघ। तो इसको भी ध्यान रखना है, ओके, महासंघ भी इसमें शामिल है। चलिए कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। फसाई ने खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दी है और इसी के तहत एक हलीम, क्या नाम है? हलीम। इसका भी हलीम कह सकते हैं, हलीम के लिए भी एक मानक जो है तय किया गया है, मानक तय किया गया है, मानक तय। आखिर ये हलीम है क्या? तो ये हलीम मांस, दाल, अनाज प्लस अन्य सामग्रियों से तैयार एक क्या है? एक प्रकार का, अन्य सामग्रियों से तैयार एक प्रकार का क्या है? यह व्यंजन है, एक प्रकार का क्या है? व्यंजन है, ठीक है, ये हलीम। इसके अलावा फसाई को लेकर के ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना कब की गई है? सितंबर। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन सितंबर 2008 एंड हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखिएगा, केवल बेसिक यहाँ पर है और कुछ खास इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने 2024-25 के लिए 7.3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। आरओ का एग्जामिनेशन होने वाला, हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आ जाएं। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल यूपी सरकार का कितना है? इतने लाख का करोड़ का बजट है और इस बजट को 2 भाग में आप डिवाइड कर लें। फर्स्ट आपका हो जाएगा राजस्व खाता और दूसरा हो जाएगा पूंजी खाता, ठीक है, पूंजी खाता, पूंजी खाता। तो राजस्व खाता में बजट कितना रखा गया है? 5326.33 करोड़, ओके, ये है आपका एक बजट। दूसरा क्या हो जाएगा? 203782.38 करोड़, ये हो जाएगा आपका
एक बजट। ठीक है, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? तो ये हो जाएंगे सुरेश खन्ना। सुरेश खन्ना, इस नाम को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ एक इमेज दिखाई दे रही है ना, इसे क्या बोला गया है? पिंक बजट। इस बजट को क्या बोला गया है? पिंक बजट भी है। पिंक बजट क्यों बोला गया? पिंक बजट क्यों बोला गया? क्या रीजन है पिंक बजट बोलने के पीछे? तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ पे इमेज शो हो रही है, ये येलो पिंक कलर की आपको कुछ एक बुक दिख रही है ना, इसे पिंक बजट बोला गया। क्यों? क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें क्या किया गया है? महिला शक्ति और महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर भी ध्यान दिया गया है। महिला शक्ति प्लस महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर भी क्या किया गया है? ध्यान दिया गया है, जिसके कारण इसको पिंक बजट भी कहा गया है। तो किन किन योजनाओं पे ध्यान दिया गया है, कुछ हम लोग देख लेते हैं पॉइंट्स। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। चलिए, फर्स्ट लिखे निराश्रित। निराश्रित महिला पेंशन योजना है ना, जिसकी मासिक भुगतान पहले कितनी थी? 500 रुपए थी। अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 1000 कर दिया गया है। 1000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, दूसरे पॉइंट्स में आप लिख लें, एक टारगेट किया गया, एक लक्ष्य रखा गया है कि जो कृषि क्षेत्र है ना, इस कृषि क्षेत्र के लिए यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए कितना रखा गया है? 5.1% जो है विकास दर रखी गई है। कितना है? 5.1%। तो यह दोनों अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी महत्वपूर्ण है ना। इसके अलावा यहाँ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कृषि क्षेत्र को, क्योंकि कृषि क्षेत्र के लिए 5.1% रखा गया है, तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर ले कि कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए क्या की गई है? 3 योजनाओं को हम कह सकते हैं, यहाँ पर 3 योजनाओं को शामिल करने की बात की गई है। ठीक है, 3 योजनाओं को शामिल करना, 3 योजनाओं को शामिल, क्यों? कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। और वो 3 योजनाएं कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपकी राज्य कृषि विकास योजना। विकास योजना जिसके तहत बजट कितना रखा गया है? 200 करोड़ का। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरा है एक यूपी एग्रिस स्कीम। ठीक है, इस एक्चुअली यह स्कीम पहले क्या था, या अभी भी हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे समर्थित थी। वर्ल्ड बैंक सपोर्ट क्या था? ये यूपी एग्रिस स्कीम, इसके तहत भी 200 करोड़ का बजट जो है रखा गया, इसे शामिल कर लिया गया। और तीसरा क्या किया गया कि जितने भी आपके ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स प्लस पंचायत, ठीक है, पंचायत, इन सबों में आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑटोमेटिक वेदर। ठीक है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन प्लस ऑटोमेटिक रेन गज। ठीक है, इसकी स्थापना की बात की गई और इसके लिए कितना बजट रखा गया? 60 करोड़ का। 60 करोड़ का। ठीक है, 60 करोड़ इसकी बजट रखी गई। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल तो कृषि क्षेत्र को लेकर के। इसके अलावा कुछ अन्य योजनाएं हैं जिसपे भी हम लोग लिख लेते हैं, इस पे भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना। ठीक है, इसके तहत कितना बजट रखा गया? पीएम कुसुम योजना में लगभग 449.45 इतना करोड़ का बजट रखा गया। अन्य योजना में एक आ जाएगा आपका नोएडा एयरपोर्ट को लेकर के कितनी बजट रखी गई? नोएडा एयरपोर्ट पे 1150 इतने करोड़ का। और उसी जगह एक जहां नोएडा एयरपोर्ट को लेकर के 1150 करोड़ की बात की गई, अयोध्या एयरपोर्ट का अगर देखा जाए, अयोध्या एयरपोर्ट को लेकर के 150 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा एक्सप्रेसवे, इसके लिए कितना का रखा गया बजट है? 2750 करोड़ रुपए का। ठीक है,
नाउ। और 2025 में महाकुंभ मेला है ना, इसका आयोजन होने वाला है, महाकुंभ मेले। इसके लिए, इस मेला के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान जो इसके तहत रखा गया। 2025 और 2500 करोड़ याद रखना आसान रहेगा, ठीक है, इसके लिए इतना का बजट रखा गया है। इसके अलावा एक अन्य देख लेते हैं, युवाओं के लिए। युवाओं को यूपी सरकार के द्वारा टैब यानी टैबलेट प्लस स्मार्टफोन, इसके लिए कितना का बजट रखा गया है? 4000 करोड़ का, इतना का बजट जो है रखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ योजनाएं हो गई यूपी सरकार की तरफ से बजट को लेकर के। ध्यान रखिएगा, बजट से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने उसे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण यानी फ्लाइट टेस्टिंग किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में, है ना। नाउ हाई स्पीड कहां से किया इसको डीआरडीओ ने? उड़ीसा के चांदीपुर से। कहां से किया गया है? उड़ीसा के चांदीपुर से, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट, जिसे आप कह सकते हैं हीट, है ना, इसे हीट भी कहा जा सकता है। बस इतने इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। सिन फैन के मिशेल ओनील को उत्तरी आयरलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर नियुक्त किया गया। हेडलाइन बस ध्यान रखें। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री वयोमित्र अंतरिक्ष में उड़ान जो है भरेगा। चलिए, गगनयान मिशन जिसे कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 में। अब बोला गया उससे पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री वयोमित्र अंतरिक्ष में उड़ान, ठीक है। नाउ सबसे पहले आते हैं इसकी जो स्पेशलाइजेशन है, क्या क्या खासियत है उसे देख लेते हैं। तो यह वयोमित्र के द्वारा क्या किया जाएगा? जो आपके इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं, यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों, ठीक है। इन यात्रियों को कहां लेकर के जाएगा? अंतरिक्ष में, है ना, अंतरिक्ष में, यानी स्पेस में यात्री, यानी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, ओके। इनको क्या किया जाएगा? अंतरिक्ष यानी स्पेस में ले जाने वाली यह क्या है? भारत की पहली, भारत की क्या है? पहली क्या है यह? मानव चालित उड़ान, मानव चालित अंतरिक्ष उड़ान है यह। क्या है? अंतरिक्ष उड़ान, ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? ह्यूमन मेंट क्या होगा? स्पेस फ्लाइट, स्पेस फ्लाइट, ठीक है, स्पेस फ्लाइट। चलिए, अब बात आती है वयोमित्र को लेकर के। तो वयोमित्र क्या है? एक संस्कृत का शब्द है, ठीक है। वयोमित्र क्या है? यह संस्कृत का शब्द है, जिसे दो भागों में अगर डिवाइड करें तो वयम का मतलब क्या होता है? स्थान, ठीक है। वयम का मतलब स्थान होता है और मित्र मित्र होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत और क्या फीचर किया गया है? एक 6 पैनल इसमें स्थापित किए गए हैं, प्लस यह क्या है? सवालों का जवाब देने में भी सक्षम है, सवालों के जवाब देने में भी यह सक्षम है, ठीक है। तो यह है आपका वयोमित्र। नाउ कम टू द नेक्स्ट। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने 24-25 का बजट पेश किया, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। पवन कुमार ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार लागत का पदभार ग्रहण किया। केवल हेडलाइन ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में अगर बोला जाए कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो डॉक्टर नागेश्वरन, ठीक है, अनंत नागेश्वरन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। देख लेते हैं आज के सवाल क्या क्या है। उत्तरी आयरलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? ए. अम्मा लिटिल पैगेंगली, बी. मिशेल ओनील, सी. जेफरी डोनाल्डसन एंड सी. सोर्चा इस्टबूट। तो राइट आंसर क्या होगा? अम्मा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मिशेल ओनील, ओके। नाउ उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो 2024 की तीसरी तिमाही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है। आकाश मित्र, गंगा मित्र, वयोमित्र, अंतरिक्ष
मित्र। तो राइट आंसर क्या होगा? वयोम मित्र। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने 24-25 का बजट पेश किया, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? केरल बजट में रबर के लिए सरकार के द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम समर्थन मूल्य 170 रुपए से बढ़ाकर 180 रुपए कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए स्थानीय स्वशासन विभाग को 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का पदभार किसने संभाला है? पवन कुमार, हरीश कुमार, पंकज कुमार, रवि कुमार। राइट आंसर हो जाएगा पवन कुमार। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या होगा? गोवा। कम टू द नेक्स्ट। फसाई द्वारा अनुमोदित खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फसाई ने खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो या एगमार्क प्रमाणन को खत्म करने के लिए विभिन्न खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों में विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दे दी है। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, संशोधनों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद खाद्य व्यवसाय को अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए विभिन्न अधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। कम टू द नेक्स्ट। यूपी सरकार ने 2024-25 के लिए डैश बजट पेश किया। ए 9.3 लाख करोड़ रुपए, बी 5.3 लाख करोड़ रुपए, सी 6.3 लाख करोड़ रुपए एंड डी 7.36 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। DRDO ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। अभ्यास, संपर्क, शस्त्र, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में दूसरी रैंक किसने हासिल की है? एन चंद्रशेखरन, अनिश शाह, सलील पारेख, मुकेश अंबानी। तो राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी सेकंड रैंक है, एन चंद्रशेखरन 5th, अनिश शाह 6th एंड ये 16th। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वंदना लुथरा, श्रद्धा शर्मा, डॉक्टर बीना मोदी, सुची मुखर्जी। राइट आंसर डॉक्टर बीना मोदी। नाउ अब आज देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। लंदन में दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर बनकर उभरा है, यानी कंजस्टेड सिटी सबसे ज्यादा कौन सा है? लंदन है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? तो यह दी गई है रिपोर्ट टॉमटॉम के द्वारा, जो कहाँ बेस्ड है? टॉमटॉम एम्स्टर्डम। ठीक है, टॉमटॉम की रिपोर्ट है। सबसे भीड़ भाड़ वाला लंदन हो गया है। सेकंड में कौन सा हो जाएगा? तो आयरलैंड की कैपिटल है ना, आयरलैंड कैपिटल क्या है? डबलिन। यह क्या है? सेकंड पोजीशन पर है, डबलिन सेकंड है। थर्ड आपका टोरंटो है, टोरंटो थर्ड है। एंड अगर बात की जाए भारत के संदर्भ में देखेंगे तो बेंगलुरु आपका, बेंगलुरु 6th पोजीशन पर है बेंगलुरु, एंड पुणे 7th पोजीशन पर है। ठीक है, पुणे 7th पर है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ स्टार्ट किया गया? गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। ग्रैमी अवार्ड्स भारत के शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को अवार्ड जीते हैं। एसएन गोयनका यानी सत्यनारायण गोयनका, एसएन गोयनका यानी क्या हो गया? सत्यनारायण गोयनका। ये कौन है? विपाशना के शिक्षक हैं, है ना, सत्यनारायण गोयनका। क्या है? इनकी 100वीं जयंती को पीएम मोदी जी द्वारा संबोधित किया गया है। यह क्या है? विपाशना के शिक्षक है, विपाशना मेडिटेशन है ना, उसके क्या है? यह शिक्षक है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बर्मा में हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था बर्मा में 1924 में, और ये भारत आ गए थे 1969 में। ये क्या हुआ? भारत आ गए थे। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने मेडिटेशन सिखाना शुरू किया, ध्यान सिखाना शुरू किया। वर्तमान में 80 से अधिक देश इसको अपनाए हुए हैं। सिकल सेल रोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। पीएम मोदी ने असम में कुल 11,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। न्यायमूर्ति रीति बाहरी कहाँ की है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय, फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ उत्तराखंड। यूपी उत्तराखंड पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा।
कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नया पदक केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्या है, शिपिंग क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग पर सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जो है जारी किए गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या थे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी। 1970 से लेकर 2019 तक ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। भारत में 1.41 मिलियन जो है नए कैंसर के मामले सामने आए हैं और सबसे अधिक अगर आप देखेंगे भारत में तो ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, यूट्रस कैंसर जो है काफी चर्चा में है। अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। पेरिस ओलंपिक जो कि 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक चलाई जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑनलाइन क्वेश्चंस क्या क्या हैं। 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2024 संपन्न हुआ नई दिल्ली में। गगनयान मिशन से पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री वयोमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी इसरो के माध्यम से। मोदी जी ने कहा 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन किया है, असम के गुवाहाटी। हिमाचल प्रदेश के भवारना से किस अभियान की शुरुआत हुई, गांव चलो अभियान। भारत 34,000 टन आलू किसको निर्यात करेगा, बांग्लादेश को। और भारत में आलू कहाँ सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, यूपी में। राष्ट्रपति हागे गॉटफ्रीड गोइंगोब का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कहाँ के हैं ये, नामीबिया के। किस अभिनेता को ऑडियो वेयरेबल ब्रांड बोट के ब्रांड एम्बेसडर और निवेशक के रूप में चुना गया है, रणवीर सिंह। काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन कब से किया जाएगा, 5 फरवरी से। पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदिरी को केरल में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, शंकर स्मृति पुरस्कार। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है, तो असम में किया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गई आज की क्लास से संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल से ये क्लास आप लोगों की लाइव क्लास स्टार्ट होगी मॉर्निंग में 7:30। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।